गांव के किनारे बसा वह इलाका हमेशा शांत रहता था। कच्ची गलियों में सुबह सुबह बच्चों की हंसी और शाम को औरतों की बातचीत ही वहां की सबसे बड़ी हलचल होती थी। लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया जब अचानक गांव के सबसे ऊंचे टीले पर एक विशाल और चमचमाता हुआ घर बनकर तैयार हुआ। ऐसा घर जिसे गांव वालों ने पहले कभी नहीं देखा था। बड़ी बड़ी दीवारें, लोहे के गेट, हरे भरे लॉन और बाहर खड़ी महंगी गाड़ियों की लंबी कतार देखकर हर किसी की आंखें खुली की खुली रह गईं। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए और कानाफूसी शुरू हो गई कि आखिर इतने बड़े घर में कौन रहने आया है। तभी एक के बाद एक ट्रक अंदर जाने लगे जिनमें फर्नीचर, डिब्बे, बोरियां और न जाने क्या क्या भरा था। गांव की छोटी सी झोपड़ी में रहने वाली सीमा भी ये सब देख रही थी। उसके साथ उसके 2 बच्चे राहुल और पिंकी भी खड़े थे। पिंकी ने उत्साह से कहा कि माँ देखो, कितनी सारी गाड़ियां हैं, लगता है कोई राजा आया है। सीमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि बेटा, राजा नहीं होंगे, लेकिन जरूर बहुत अमीर लोग हैं। राहुल की आंखों में चमक थी, लेकिन सीमा के चेहरे पर चिंता की एक हल्की सी लकीर भी थी, क्योंकि वह जानती थी कि अमीरी के साथ अक्सर घमंड भी आता है। कुछ देर बाद गांव को पता चला कि उस बड़े घर में राधिका नाम की एक अमीर महिला अपने 2 बच्चों आरव और सिया के साथ रहने आई है। राधिका का पहनावा, उसकी चाल और उसके शब्द साफ बता रहे थे कि वो खुद को गांव वालों से बहुत अलग और ऊपर समझती है। उसने आते ही नौकरों को सख्त हिदायत दी कि बच्चों को गांव के दूसरे बच्चों से दूर रखा जाए, क्योंकि ये लोग हमारे जैसे नहीं हैं। उधर सीमा का घर बहुत छोटा था, लेकिन वहां प्यार की कोई कमी नहीं थी। सुबह सीमा बच्चों को स्कूल भेजती, खुद मेहनत मजदूरी करती और शाम को बच्चों के साथ बैठकर दिन भर की बातें सुनती। वह अपने बच्चों को हमेशा सिखाती थी कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों या पैसों से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से होती है। कुछ ही दिनों में गांव के बच्चे आपस में खेलते हुए बड़े घर के पास जाने लगे। आरव और सिया भी उन्हें दूर से देखते, लेकिन उनकी माँ की सख्ती की वजह से कभी पास नहीं आते। एक दिन राहुल और पिंकी हिम्मत करके गेट के पास गए और मुस्कुराकर हेलो कहा, लेकिन तभी नौकर ने डांटते हुए उन्हें भगा दिया। यह देखकर पिंकी की आंखों में आंसू आ गए और राहुल का सिर झुक गया। शाम को सीमा ने ये बात सुनी तो उसने बच्चों को गले लगाकर कहा कि बेटा, किसी का घमंड उसका अपना बोझ होता है, हमें उसे दिल पर नहीं लेना चाहिए। लेकिन बच्चों का मन मासूम होता है, उन्हें ये समझ नहीं आता कि कोई उन्हें सिर्फ गरीब होने की वजह से दूर क्यों रखे। अगले दिन गांव में चर्चा थी कि बड़े घर में पार्टी है, मेहमान आए हुए हैं, संगीत बज रहा है और चमचमाती रोशनी पूरे इलाके को रोशन कर रही है। गांव के बच्चे बाड़ के पास खड़े होकर ये सब देख रहे थे। तभी आरव और सिया भी बगीचे में आए और पहली बार उनकी नजर राहुल और पिंकी से मिली। बच्चों की आंखें कुछ कहती हैं जो बड़े नहीं समझ पाते। कुछ पल के लिए दोनों तरफ एक अजीब सी चुप्पी रही। फिर आरव ने धीरे से मुस्कुराया, लेकिन तभी राधिका की तेज आवाज आई, आरव, सिया, अंदर आओ। और वह पल वहीं टूट गया। उस रात सीमा ने बच्चों को सुलाते समय कहा कि बेटा, दुनिया में 2 तरह की अमीरी होती है, एक पैसों की और एक दिल की। पैसों वाली अमीरी अक्सर शोर करती है, लेकिन दिल की अमीरी खामोश रहती है। बच्चे माँ की बात पूरी तरह नहीं समझ पाए, लेकिन उनके दिल में कहीं ये बात बैठ गई। उसी बड़े घर में राधिका अपने बच्चों को सुलाते हुए कह रही थी कि तुम्हें उन गांव के बच्चों से दूर रहना है, हमें उनके जैसे नहीं बनना। लेकिन सिया ने मासूमियत से पूछा कि माँ, अगर वो बुरे नहीं हैं तो उनसे दूर क्यों? राधिका के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसने बस लाइट बंद की और कमरे से बाहर निकल गई। बाहर लॉन में खड़े होकर उसने गांव की तरफ देखा, जहां छोटे छोटे घरों से हल्की रोशनी निकल रही थी। उसे पहली बार एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन उसने उस एहसास को नजरअंदाज कर दिया। उसे क्या पता था कि यही गांव, यही बच्चे और यही गरीब माँ उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख बनने वाले हैं। और ये कहानी अभी शुरू ही हुई थी, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो अमीरी और गरीबी के बीच खड़ी दीवार को हिला देने वाला था।
अगली सुबह गांव की गलियों में हल्की धूप फैली हुई थी और रात की पार्टी का शोर अब सिर्फ याद बनकर रह गया था। सीमा अपने छोटे से आंगन में चूल्हे पर चाय बना रही थी और राहुल व पिंकी स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी गांव के बच्चों के बीच ये खबर फैल गई कि पास वाले तालाब के किनारे आज सब खेलने जाएंगे। तालाब गांव से थोड़ा दूर था, लेकिन बच्चों के लिए वह किसी जादुई जगह से कम नहीं था। वहां पेड़ थे, खुला मैदान था और पानी इतना साफ कि आसमान भी उसमें झलक जाए। राहुल और पिंकी खुशी खुशी वहां पहुंच गए। थोड़ी देर बाद वही चमकदार गाड़ी वहां आकर रुकी और आरव व सिया अपने नौकर सेबेस्टियन के साथ उतरे। शुरुआत में दोनों तरफ झिझक थी, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, लेकिन बच्चों की दुनिया में चुप्पी ज्यादा देर टिकती नहीं। किसी ने कंचे निकाले, किसी ने छुपन छुपाई का नाम लिया और देखते ही देखते सब एक दूसरे में घुलने लगे। आरव पहली बार बिना डर के हंस रहा था और सिया की हंसी तो जैसे पूरे तालाब में गूंज गई। सेबेस्टियन दूर खड़ा ये सब देख रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था कि बच्चे आखिर बच्चे ही होते हैं। खेलते खेलते आरव फिसल गया और उसका पैर पत्थर से टकरा गया। दर्द से उसकी आंखों में आंसू आ गए। सब घबरा गए, लेकिन राहुल बिना एक पल सोचे अपनी शर्ट उतार कर उसके पैर पर बांधने लगा ताकि खून रुक जाए। सिया हैरानी से ये सब देख रही थी, क्योंकि उसने कभी किसी को अपने कपड़ों की परवाह किए बिना किसी और की मदद करते नहीं देखा था। पिंकी ने आरव का हाथ पकड़कर उसे दिलासा दिया और कहा कि डर मत, अभी ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद आरव को आराम मिला और बच्चे तालाब के किनारे बैठकर बातें करने लगे। किसी ने अपने घर से लाया हुआ सूखा खाना निकाला, किसी ने फल और सबने मिल बांट कर खाया। उस पल किसी को ये फर्क याद नहीं था कि कौन अमीर है और कौन गरीब। सब बस दोस्त थे। शाम ढलने लगी तो सेबेस्टियन ने बच्चों को वापस चलने को कहा। रास्ते में आरव के पैर में अभी भी हल्का दर्द था, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था, क्योंकि आज उसने कुछ ऐसा पाया था जो उसके बड़े घर और महंगे खिलौनों में भी नहीं था। उधर घर पहुंचते ही राधिका की नजर आरव के पैर और उस पर बंधी पुरानी शर्ट पर पड़ी। उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने तेज आवाज में पूछा कि ये क्या है। बच्चों ने डरते डरते पूरा सच बता दिया। राधिका को गुस्सा भी आया और एक अजीब सी शर्म भी। उसने तुरंत गाड़ी मंगवाई और सीमा के घर पहुंच गई। सीमा दरवाजे पर आई तो राधिका ने औपचारिक मुस्कान के साथ नई शर्ट आगे बढ़ाते हुए कहा कि यह उसके बेटे की पुरानी शर्ट के बदले है। सीमा ने शर्ट लेने से मना करते हुए शांत स्वर में कहा कि मदद का मोल पैसों से नहीं चुकाया जाता मैडम। ये सुनकर राधिका कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। वह बिना कुछ बोले वापस चली गई, लेकिन उसके दिल में एक हलचल सी मच गई थी। रात को अपने आलीशान कमरे में बैठकर उसने पहली बार सोचा कि जिन बच्चों से वह अपने बच्चों को दूर रखती थी, उनमें कितनी सच्चाई और अपनापन है। और उसी रात आसमान में बादल घिरने लगे थे। हवा तेज होने लगी थी, जैसे आने वाले तूफान का संकेत दे रही हो। एक ऐसा तूफान जो सिर्फ मौसम का नहीं, बल्कि इंसानों की सोच का भी होने वाला था। उस दिन दोपहर से ही आसमान कुछ अजीब सा लग रहा था। धूप होते हुए भी हवा में एक बेचैनी थी। पेड़ों की पत्तियां बिना वजह हिल रही थीं और गांव के बुजुर्ग बार बार आसमान की तरफ देखकर कह रहे थे कि मौसम ठीक नहीं है। लेकिन बच्चों को इन बातों से क्या फर्क पड़ता। उनके लिए तो हर दिन खेलने का मौका ही सबसे बड़ी खुशी होता है। राहुल, पिंकी, आरव और सिया उस दिन फिर साथ खेलने निकल पड़े थे। सेबेस्टियन भी थोड़ी दूरी पर उनके साथ था। वे गांव के बाहर वाले मैदान की तरफ बढ़े, जहां बड़े बड़े पेड़ थे और खुली जगह थी। खेलते खेलते अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान काले बादलों से भर गया और देखते ही देखते बारिश की मोटी मोटी बूंदें गिरने लगीं। सेबेस्टियन घबरा गया और बच्चों को वापस ले जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी तेज बिजली कड़की और सब रास्ता धुंधला हो गया। बच्चों को समझ नहीं आया कि क्या करें। उसी वक्त राहुल ने सूझबूझ दिखाते हुए पास की पुरानी झोपड़ी की तरफ इशारा किया और सबको वहां ले गया। झोपड़ी कमजोर थी, लेकिन उस वक्त वही सबसे सुरक्षित जगह लग रही थी। बाहर तूफान तेज होता जा रहा था। हवा इतनी तेज थी कि दरवाजा बार बार खुलने लगता। पिंकी डर के मारे सिया से चिपक गई और सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। आरव भी पहली बार इतना डरा हुआ था।
उसने राहुल का हाथ कसकर पकड़ लिया। उस अंधेरी और डरावनी रात में राहुल और पिंकी बार बार सबको हिम्मत देते रहे, कभी कहानियां सुनाते, कभी मजाक करते ताकि डर कम हो जाए। बाहर बारिश और हवा अपना कहर बरपा रही थी, लेकिन अंदर चारों बच्चों के दिल धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ते जा रहे थे। उसी समय गांव में राधिका को तूफान की खबर मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके बच्चे बाहर थे और वह घबराकर इधर उधर पूछने लगी। सीमा भी ये सुनकर परेशान हो गई। दोनों औरतें पहली बार बिना किसी फर्क के बच्चों की चिंता में एक साथ बाहर निकलीं। अंधेरा, बारिश और हवा उनके रास्ते में रुकावट बन रहे थे, लेकिन माँ का दिल किसी तूफान से नहीं डरता। आखिरकार उन्हें वह झोपड़ी दिखी जहाँ से बच्चों की आवाजें आ रही थी। जैसे ही राधिका ने अपने बच्चों को सुरक्षित देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने बिना कुछ सोचे सीमा के पैरों को छू लिया और कहा कि अगर आज मेरे बच्चों को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। सीमा ने उसे संभालते हुए कहा कि माँ का दर्द माँ ही समझ सकती है। उस रात तूफान धीरे धीरे थम गया, आसमान साफ होने लगा और गांव पर एक अजीब सी शांति छा गई। बच्चों को घर लाया गया, उन्हें गर्म सूप दिया गया और सबको सुला दिया गया, लेकिन राधिका की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह अपने आलीशान कमरे में बैठी सोच रही थी कि जिन लोगों को वह कमजोर समझती थी, वही उसके बच्चों की सबसे बड़ी ताकत बने। उसे एहसास हुआ कि दौलत दीवारें तो खड़ी कर सकती है, लेकिन भरोसा और अपनापन नहीं खरीद सकती। उस रात उसके दिल में जो बदलाव शुरू हुआ था, वही अगले दिन एक नई शुरुआत बनने वाला था। अगली सुबह गांव में सूरज कुछ अलग ही चमक के साथ उगा था, जैसे रात के तूफान के साथ बहुत कुछ धुल गया हो। हवा में ठंडक थी, लेकिन दिलों में अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही थी। सीमा अपने आंगन में बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी और राहुल व पिंकी कल की रात को याद करके आपस में बातें कर रहे थे। उधर बड़े घर में राधिका बहुत देर तक अपने कमरे में बैठी रही। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके आलीशान घर की दीवारें उसे सुरक्षा नहीं बल्कि अकेलापन दे रही थी। उसने अपने बच्चों को पास बुलाया और शांत आवाज में पूछा कि वे क्या चाहते हैं। आरव ने बिना झिझक कहा कि वह राहुल के साथ खेलना चाहता है और सिया ने पिंकी का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा कि माँ, उनके साथ हमें डर नहीं लगता। ये सुनकर राधिका की आंखें नम हो गई। उसने उसी पल फैसला किया कि अब वह अपने बच्चों को इंसानियत से दूर नहीं रखेगी। थोड़ी देर बाद वह खुद सीमा के घर पहुंची। इस बार उसके हाथ में कोई तोहफा नहीं, बल्कि दिल में सच्ची विनम्रता थी। उसने सीमा से कहा कि मैंने लोगों को उनके हालात से तौला, उनके दिल से नहीं। मुझे माफ कर दीजिए। सीमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि गलती समझ लेना ही सबसे बड़ी सीख होती है। उसी दिन राधिका ने अपने बड़े घर के गेट खोल दिए और गांव के बच्चों को बगीचे में खेलने के लिए बुलाया। शुरुआत में बच्चे झिझके, लेकिन फिर हंसी, दौड़ और खेल से पूरा लॉन भर गया। महंगे खिलौने अब घमंड की चीज नहीं रहे, बल्कि सबके साथ बांटने की खुशी बन गए। कभी राहुल अपनी किताबें लाता, कभी पिंकी अपनी बनाई छोटी सी गुड़िया, और कभी आरव व सिया रंगीन गेंदें और पेंसिलें निकालते। सब मिलकर नए नए खेल बनाते और किसी को ये याद नहीं रहता कि कौन अमीर है और कौन गरीब। राधिका दूर खड़ी ये सब देखती और उसके चेहरे पर सुकून था। उसे समझ आ गया था कि बच्चों की खुशी पैसों से नहीं बल्कि साथ से आती है। गांव वालों की नजर में भी बड़ा घर अब डर या दूरी की निशानी नहीं रहा, बल्कि मेल मिलाप का केंद्र बन गया। शाम को जब सब बच्चे थककर बैठे तो सीमा ने सबके लिए सादा खाना बनाया और राधिका ने भी बिना झिझक जमीन पर बैठकर वही खाना खाया। उस पल दोनों औरतें सिर्फ माँ थीं, न अमीर न गरीब। रात को बच्चों को सुलाते समय राधिका ने कहा कि याद रखना, असली अमीरी वह होती है जो बांटी जाए। और सीमा ने अपने बच्चों से कहा कि इंसान का दिल जितना बड़ा हो, उसकी दुनिया उतनी ही खूबसूरत होती है। उस दिन के बाद गांव में बहुत कुछ नहीं बदला, लेकिन लोगों की सोच जरूर बदल गई, क्योंकि सबने देख लिया था कि जब दिल से घमंड निकल जाए तो अमीर और गरीब के बीच की दीवार अपने आप गिर जाती है। और यही इस कहानी का सच था कि सच्ची खुशी खिलौनों में नहीं, साथ निभाने में होती है।